मुझे ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ शादी था और मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए तंग आकर मैंने अपने मोहल्ले की एक गरीब लड़की को फंसाया और उसको अकेले में एक होटल में बुलाया और वो आ गई। फिर जैसे ही मैं उसके पास गया, मेरी बीमारी, मुराद साहब आपको दवाइयों की नहीं बल्कि शादी की जरूरत है। डॉक्टर ने मेरे सामने मेरी रिपोर्ट्स बंद करते हुए मुझ पर गहरी नजर डाली थी और डॉक्टर की बात सुनकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया था। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब धीमे से मुस्कुराए, कहने लगे, आपका मसला दवाइयों से नहीं बल्कि शादी से हल होगा। बेहतर यह है कि आप जल्द ही अपने लिए कोई अच्छी लड़की तलाश कर ले। मेरे हाथ में वापस रिपोर्ट थमाते हुए डॉक्टर साहब ने बस कुछ ताकत की गोलियां लिखी थी और मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि मेरे साथ जो बीमारी है वो सिर्फ शादी से ही हल होगी। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस घर आया लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। ये बड़ी ही अजीब बात थी। ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई मुझे जो शादी से हल होगी? मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, छत को घूरने लगा। मेरे हाथों पैरों से पसीने फूट रहा था। दिल फिर से एकदम ही बेचैन हो गया था। धड़कनें तेज हो रही थी। फिर मेरी वही कंडीशन हो रही थी जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया था और मेरे काफी सारे टेस्ट हुए थे। कुछ देर में करवट बदलता रहा और फिर उठकर बैठ गया। सारा ही वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। मैंने गुस्से में डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवाइयों का पर्चा ही फाड़कर फेंक दिया। साला जाली डॉक्टर लगता है। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई मुझे जिसके लिए शादी की जरूरत है? मैं अपने आप में ही हड़बड़ा रहा था। फिर ना जाने क्यों मुझे लगा वाकई ही मेरी बीमारी का हल शादी ही है। फिर अपनी ही सोच पर मैंने आंखें मीच ली। मुझे ऐसे इंसान को भला लड़की कौन देता? मैं 2 बार जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। सर पर किसी बूढ़े का साया नहीं था। मोहल्ले वाले मुझे बुरा समझते थे। फिर भला मेरी शादी कैसे मुमकिन थी? 1-2 दफा कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी शादी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब लड़की के घर वालों ने मेरे बारे में मालूमात ली और उन्हें पता चला कि मैं लड़ाई झगड़ा करके 2 बार जेल में कैद रह चुका हूँ, तो रिश्ते की बात वहीं अधूरी रह गई और मैंने जिंदगी में 35 साल की उम्र अकेली ही काट ली। मगर अब पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत मुस्तकिल खराब रह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर वक्त बेचैनी रहती, हाथ पांव दर्द करते, सारा वजूद पसीने से तर होने लगता और कभी कभी तो बस ऐसा लगता कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। और इन्हीं सारी परेशानियों की वजह से मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने एक नई परेशानी दे दी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि 2-4 दिन की दवाइयां खाकर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयां भी नहीं दी थी। मैं यूं ही सोचों में डूबा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर मैं उठकर छत पर चला गया और वहां टहलने लगा कि अचानक मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। पिछले कुछ अरसे से वो घर खाली था। पुराने किराएदार घर छोड़कर गए तो कोई नया किराएदार नहीं आया था, लेकिन रात के इस पहर वहां लाइट चल रही थी और यही देखकर मैं चौंक गया था। सामने वाले घर में लोग आ गए। मुझे क्यों पता नहीं चल सका। फिर मैंने सर झटका के जो भी हो मुझे क्या, मेरा इनसे क्या वास्ता। मैं दोबारा से टहलने में मसरूफ हो गया, लेकिन बार बार मेरी नजर उस घर की तरफ जा रही थी जहां रोशनी के अंदर एक साया बन रहा था। एक दुबला पतला वजूद था जिसकी बल खाती नागिन जैसी चोटी इस साय में भी वाज़ेह नजर आ रही थी। वो साया बार बार हरकत कर रहा था जैसे कोई कमरे में बेचैनी से टहल रहा हो। मैंने आंख गौर से देखा। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। मैंने खुद को कोसा कि मुराद, तुझे क्या हो गया है? दूसरों के घरों में झांकने लगा है। मोहल्ले में वैसी ही बदनामी है। ऐसा ना हो कि रात के इस पहर कोई फिर तुझे देख ले और तू मजीद बदनाम हो जाए। मैंने खुद को ही कोसा था, मगर नजरें मान ही नहीं रही थी। वो चोटी कभी दाएं को झुकती कभी बाएं और फिर अचानक वो साया खिड़की के बिल्कुल पास आ गया। मेरा सांस रुक सा गया क्योंकि अब वो सिर्फ साया नहीं रहा था। उसके चेहरे का हल्का सा अक्स शीशे पर नजर आ रहा था। वो कमजोर सी लड़की थी जिसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। मैंने एकदम पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली हो। फिर मैं खुद भी सोचने लगा कि ये कौन है और क्या इस घर में वाकई ही कोई किराएदार शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मुझे तो यही मालूम था कि वो घर खाली है। फिर ये लड़की कौन है और इस वक्त अकेली यहाँ क्या कर रही है? मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। बीमारी की वजह से दिमाग उल्टा सीधा सोच रहा है। मगर उसी लम्हे उस घर का दरवाजा खुला और वो लड़की बाहर निकली। वही दुबला पतला वजूद, वही लंबी चोटी और वही घबराया हुआ चेहरा। उसने इधर उधर देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो या किसी से छुप रही हो। फिर उसकी नजर अचानक मेरी छत पर पड़ी। हमारी आंखें चंद लम्हों के लिए मिली और उस एक लम्हे में मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे मदद की इल्तिजा कर रही हो। इतने में गली में से एक तेज बाइक गुजरी और वो एकदम घबरा कर वापस अंदर चली गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं वहीं का वहीं जम गया। पसीना टपक कर आंखों में जा रहा था। दिमाग में अजीब सी सोचें दौड़ने लगी। ये लड़की यहाँ अकेली क्यों है? रात के इस पहर वो इतनी खौफजदा क्यों थी? और सबसे
सबसे बढ़कर ये कि उसकी आंखों ने मुझे क्यों झंझोर दिया था, क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो या उसे मदद की जरूरत हो। मैंने पहली बार अपनी बीमारी को भूलकर किसी और के खौफ को महसूस किया था, मगर अगले ही लम्हे मेरे अंदर का अंधेरा सर उठाने लगा और मेरे लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। शायद किस्मत खुद मेरे लिए रास्ता बना रही है। मैंने आहिस्ता से सीढ़ियां उतरते हुए फैसला कर लिया था कि कल मैं इस घर के बारे में जरूर पता करूंगा, क्योंकि अगर वाकई ही कोई नए किराएदार शिफ्ट हुए थे तो इन्हें मेरे बारे में हरगिज भी कुछ मालूम नहीं होगा और इस बात का फायदा उठाकर मैं अपनी बीमारी का इलाज कर सकता था। मैं सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में आया तो दिल में अजीब सी खुलबली मची हुई थी। सारी रात आंखों में वही दुबला पतला वजूद और खौफसदा आंखें घूमती रही। फजर के करीब कहीं जाकर आंख लगी और जब सुबह आंख खुली तो सर भारी था मगर जहन चाक चुका था। मेरे मोहल्ले के करियाने वाले के पास जाकर आम सी बातों में सामने वाले घर का पूछ लिया, क्योंकि उस घर के मालिक मकान परदेश में रहते थे और वही बूढ़ा करियाने वाला इस घर को लोगों को किराए पर चढ़ाया करता था। लेकिन वो घर काफी खस्ता हाल था, इसलिए कोई भी किराएदार वहां ज्यादा अरसे ठहर नहीं पाते थे। मैंने करियाने वाले से पूछा कि रात इस घर की बत्ती जल रही थी, क्या किराए पर चढ़ गया है? उसने आह भरी और बोला, हाँ बेटा, कल शाम ही किराए पर चढ़ा है। एक बूढ़ी औरत है उसके साथ और एक जवान लड़की, शायद उसकी बेटी है, बहुत खामोश सी है, किससे ज्यादा बात नहीं करती। बेचारी बहुत ही परेशान हाल लगती है। बस अल्लाह किसी को इतना मजबूर ना करे कि उन्हें दूसरों के एहसान लेने की जरूरत पड़ जाए। करियाने वाले की बातों से लग रहा था कि वो माँ बेटी को ज्यादा ही जरूरतमंद थे और ये सुनकर मेरे अंदर एक नया ख्याल जागा। अगर वो दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद थे तो मैं उनकी मदद कर सकता था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, सरकारी नौकरी लगी हुई थी, ज्यादा काम पर जाना भी नहीं पड़ता था और ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी। घर भी साथी था कि पीछे कोई नहीं था, इसलिए काफी अरसे से मैंने काफी बैंक बैलेंस बना लिया था। अगर मैं उनकी मदद करता तो बदले में मेरी बीमारी का इलाज भी मुमकिन था। यही सोचकर मैं मुस्कुरा दी और फिर जब अपने घर वापस आया तो शाम तक बार बार खिड़की से उस घर की तरफ देखता रहा, मगर वहां कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं वो लोग घर पर थे भी या नहीं। मगरिब के बाद उस घर की बत्ती रोशन हो गई थी। इस घर में नीचे मालिक मकान का सामान रखा हुआ था, इसलिए पूरा पोर्शन बंद था, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार आया करते थे। अब वो मगरिब के बाद भी जब ऊपर वाले पोर्शन की लाइट चली तो मुझे फौरन पता चल गया। मैं कुछ फल खरीद कर लेकर आया था, वही लेकर मैं फौरन उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। अंधेरा होने के बाद अब गली भी खाली हो गई। मैंने मौका देकर दरवाजा बचाया तो वही लड़की दरवाजे पर आई और मुझे देखकर वो एकदम ही चौंक गई, जैसे मुझे पहचान गई हो। मैंने चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट सजाई और अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम मुराद है और मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। मुझे करियाने वाले अरशद अंकल से पता चला कि इस घर में नए किराएदार आए हैं, तो मैंने सोचा कि खैर खैरियत कर लूं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। मैंने इंतहाई नरम और शाइस्ता लहजे में अपनी बात रखी थी। उसने घबराकर गली में झांका, जैसे देखना चाह रही हो कि मेरे पीछे तो कोई नहीं। फिर कहने लगी कि बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। और उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ना मेरे हाथ से फल की थैली ली थी और ना ही मेरे सलाम का जवाब देना जरूरी समझा था। उसकी इस हरकत पर मैं तिलमिला उठा। दिल तो चाहा कि दोबारा जोर से दरवाजा बजा दूं, लेकिन फिर मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। मैं पहले ही गली मोहल्ले में बदनाम हो चुका था। अब अगर ऐसे में मैं नए किराएदारों के साथ कोई हरकत करता तो मोहल्ले वाले मुझ पर पत्थर बरसा देते। मैं फल की थैली लिए घर वापस आया। मेरे अंदर फिर बेचैनी सलाहत करने लगी, तो मैं अपने एक दोस्त के पास पहुंच गया और उसे सारी बात बताई कि डॉक्टर ने क्या कहा है और सामने वाले किराएदारों के बारे में भी सरसरी तौर पर बताया। वह हंसकर कहने लगा, डॉक्टर ठीक ही तो कह रहा है, तुझे वाकई शादी की जरूरत है। मेरी माँ तो इन किराएदारों का ही पता कर ले, अगर वाकई शरीफ और गरीब लोग हैं तो फिर क्या बुराई है, वही रिश्ता भेज देना। उसकी बात सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाया। उस लड़की ने जिस तरह मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था उसके बाद तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता था। मैंने फौरन कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे बात करने की भी तमीज ना हो। मेरी बात पर मेरा दोस्त जोर से हंसा और कहने लगा कि तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो तुझे जानती हो जो तुझसे तमीज से बात करे। जाहिर सी बात है वो दोनों औरतें इस मोहल्ले में अकेली और नहीं है, ऐसे ही तो किसी से फ्री नहीं हो जाएंगी। तू भी तो फौरन ही फल उठाकर पहुंच गया। 2-4 दिन गुजरने देता, फिर जाकर बात करता। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तो मुझे उसकी बात वाकई ही समझ आ गई। मैं अपने घर आया और फिर रात गए छत पर टहलने लगा। वो लड़की फिर मुझे खिड़की के उस पार नजर आ रही थी। शायद वो खुद भी टहल रही थी या फिर कोई काम कर रही थी। कभी उसकी एक झलक देखती तो कभी कुछ देर कहीं उसका साया ठहर जाता। मैं छत पर टहलता रहा, मगर आज दिल में वही पहले वाली बेचैनी के साथ साथ एक अजीब सी झंझलाहट भी शामिल हो चुकी थी।
उसने जिस बेरुखी से दरवाजा बंद किया था वो बात बार बार जहन में घूम रही थी। मैं खुद को समझाता रहा कि वो डरी हुई है, नई जगह है, अकेली माँ के साथ है, मगर अंदर कहीं मेरी अना को ठेस लगी थी। इसी सोच में था कि अचानक ऊपर वाले पोर्शन की खिड़की से रोशनी मध्यम पड़ गई और फिर कुछ देर बाद मुकम्मल बंद हो गई। रात के सन्नाटे में अब सिर्फ कुत्तों की भौंकने और दूर कहीं किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आ रही थी। मैंने लंबी सांस ली और नीचे उतर आया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर उनके घर का रुख नहीं किया, मगर नजरें खुद ब खुद उसी तरफ उठ जाती थी। तीसरे दिन सुबह सवेरे मैं दफ्तर जाने के लिए निकला तो देखा वो बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के बाहर बैठे सांस बहाल कर रही थी। हाथ में एक पुरानी सिफारिश और चेहरे पर शदीद थकन। मैंने दिल पर पत्थर रखकर सलाम किया तो उसने चौंक कर सर उठाया और कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा जरा बैठने में मदद कर दो, घुटनों में जान नहीं रही। मैंने उसका हाथ थामा तो उसकी हड्डियां जिससे उंगलियों में चुभ गई। वो वाकई बहुत कमजोर थी। मैंने उसे दहलीज पर बिठा दिया तो उसने शुक्रिया अदा किया और खुद ही मुझे बताने लगी, मेरी बेटी जिया अंदर है, बस अस्पताल की फाइलें समेट रही है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। रिक्शा स्टैंड कहाँ है तुम बता सकते हो? हमें मालूम नहीं कि इस मोहल्ले में रिक्शा कहाँ मिलेगा। उसकी बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। अस्पताल सब खैरियत है? मैंने आहिस्ता से पूछा तो उसने दुख भरी सांस ली और बोली, हाँ बेटा, बस पिछले शहर में इलाज महंगा था इसलिए यहाँ आना पड़ा। किसी ने बताया था कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होता है। बेटी ने कहीं से उधार लेकर मुझे यहाँ पहुँचाया है, अभी डॉक्टर को दिखाना है। मगर मैंने सुना है कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जान पहचान वालों का ही इलाज अच्छा होता है, बाकी लोगों के साथ तो बुरा सलूक किया जाता है। वो बेबस सी मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी कि इतने में वही लड़की जिसका नाम गालबन जिया था दरवाजे पर आ गई। उसने मुझे देखकर फौरन नजरें झुका ली और अपनी माँ का बाजू थाम कर बोली, अम्मा अंदर चले, धूप हो रही है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और धीमी आवाज में बोली, ये सामने वाले पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने लड़की के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत देखी मगर वो खामोश रही। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, अगर आपने अब तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो मैं आपकी मदद कर दूं। लड़की ने फौरन कहा, नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी अम्मा को अस्पताल ले जा सकती हूँ। थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे लेकिन मुझे यकीन है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाएगा। मगर बूढ़ी औरत ने उसकी बात काट दी और बोली, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अगर वाकई तुम हमारी मदद कर सकते हो तो कर दो। इस नए शहर में हम दोनों माँ बेटी कहाँ कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। बूढ़ी औरत की बात पर उसकी बेटी जिया ने घूर कर उससे देखा था जैसे चुप करवाना चाहती हो, और फिर मैंने फौरन ही मुस्कुरा कर कहा कि दरअसल मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में ही काम करता हूँ, इसलिए मैं आसानी से आपका डॉक्टर से चेकअप करवा दूंगा। आप भी अस्पताल ना चाहे मुझे अपनी रिपोर्ट और सारी पर्चियां वगैरह दे दें, मैं पहले वहाँ बात कर लूँ, फिर आपको बगैर किसी लाइन और धक्के के बगैर डॉक्टर को दिखाने का मौका मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों माँ बेटी ही हैरान रह गए। जिया का मुंह भी हैरत से खुल गया, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई किसी सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। इन दोनों की हैरत देखकर मैं मुस्कुराया और कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अस्पताल की मशीनें वगैरह ठीक करने का काम करता हूँ। मेरी सरकारी नौकरी है, अपना घर है, पुरसकून जिंदगी है, बस आप लोग नए हैं इसलिए मदद करने का ख्याल आया तो आपके पास आ गया। आप मुझे सारी फाइल्स दें, मैं खुद ही डॉक्टर से बात करके आपको लेकर जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत मुझे दुआएं देने लगी, जबकि इस बार उस लड़की ने चुपचाप मुझे फाइल पकड़ा दी थी। शायद वो इस नए शहर में खुद भी परेशान थी और यही मेरे लिए एक नादिर मौका था कि मैं उसके एतबार जीतता और फिर अपना मकसद हासिल कर लेता। मैं फाइल हाथ में लेकर अस्पताल पहुंच गया। दिल में एक अजीब सा फतह का एहसास था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने उन दोनों की मजबूरियों की चाबी अपने हाथ में ले ली हो। मैंने फाइल मेज पर रखी और गौर से रिपोर्ट्स देखने लगा। बीमारी कोई ऐसी ना थी जो लाइलाज हो, मगर उम्र और कमजोरी ने बूढ़ी औरत को तोड़ कर रख दिया था। उसी लम्हे मेरे जहन में एक मुकम्मल मंसूबा बनने लगा। मैं जानता था कि सरकारी अस्पताल में जान पहचान वाकई बहुत काम आती है और ये जान पहचान में बना सकता था। मैंने उसी वक्त सही मौका देकर एक डॉक्टर से बात की और बूढ़ी औरत के लिए खसूसी तवज्जो की दरख्वास्त की। दोपहर तक सब सेट हो चुका था। मैं वापस आया तो जिया दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। शायद वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अब भी शक था मगर साथ ही एक कमजोर सी उम्मीद भी। मैंने उसे बताया कि कल सुबह अस्पताल चलें, सब काम हो जाएगा। वो खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर वाकई ऐसा हो गया तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसका पूरी तरह एतबार जीतने की कोशिश की थी
और फिर अगले दिन मैं उन्हें खुद ही गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। बूढ़ी औरत बार बार दुआएं देती रही और जिया खामोश बैठी खड़ी खिड़की से बाहर देखती रही। अस्पताल में वाकई सब आसानी से हो गया। डॉक्टर ने तवज्जो से मुआयना किया और इलाज शुरू हो गया। वापसी पर जिया की आवाज में पहली बार नरमी थी। उसने कहा, आज अगर आप ना होते तो हम सारा दिन लाइनों में ही गुजार देते। उसके बाद भी पता नहीं अम्मा का चेकअप हो पाता है या नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पड़ोसी हूँ, इतना तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुश्किल वक्त में किसी के काम आ जाऊं। मेरी बात सुनकर जिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। फिर उसने मुझे अपना फोन नंबर भी दे दिया और मेरा नंबर खुद सेव कर लिया ताकि अगर कभी उससे कोई परेशानी हो तो वो राब्ता कर सके। इस नंबर पर मैं अम्मा की खैरियत पूछने के बहाने रोजाना 1-2 मैसेज करने लगा था। अगले चंद दिनों में कभी दवाई ला देता, कभी रिक्शे का किराया दे देता, कभी बूढ़ी औरत को चेकअप के लिए ले जाता और हर बार जिया पर जैसे मेरे एहसानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं जो भी कहता वो चुपचाप मेरी बात मान लेती। बस मुझे सही मौके की तलाश थी ताकि मैं बिना शादी के ही इसे हासिल कर सकूं। मगर मेरी बीमारी मुझे मोहलत नहीं दे रही थी। वो रोज रात को याद दिलाती थी कि इलाज करीब है, बस एक कदम और मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि बहुत जल्द मैं वो कदम भी उठा लूंगा, चाहे उसकी कीमत किसी और को ही क्यों ना चुकानी पड़े। मैं जिया जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके साथ एक बुरी औरत भी थी। मैं बस उससे हासिल करके अपनी बीमारी खत्म करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने एहसानों का बोझ और बढ़ाया और फिर वो दिन आ गया जब मैं उससे अपना मकसद पूरा कर सकता था। मैंने रात काफी देर तक उससे फोन पर बात की और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ही लिया। मैंने उस रात बहुत सोच समझ कर अल्फाज चुने थे। जिया से बात करते हुए मैंने कभी तन्हाई का रोना रोया, कभी ये चिताया कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इतना कुछ किया है। वो शुरू में खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज में लर्जिश कम होने लगी। उसने बताया कि वो सारी उम्र अपनी बीमार माँ के साथ भागती रही है, कभी किराए के घरों में, कभी रिश्तेदारों के ताने सुनते हुए। उसके बाप का साया बहुत पहले उठ चुका था और उसके बाद जिंदगी बस जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। उसकी बातें सुनते हुए मैंने हमदर्दी के जुमले बोले, मगर दिल में हिसाब किताब चलता रहा कि अब कितना वक्त बाकी है, कब वो मुकम्मल तौर पर नरम पड़ेगी। मैंने उसी बात को पकड़ लिया कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, अम्मा को अकेला छोड़ना मुमकिन नहीं। तब मैंने फौरन कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं चाहता, बस कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ ताकि खुलकर बात हो सके। मैंने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो मैं अम्मा के लिए खुद दवाई ले आऊंगा और वो चंद घंटे आराम कर सकती है। वो काफी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली कि अम्मा की तबीयत आज जरा बेहतर है, अगर वो सो गई तो मैं 1-2 घंटे के लिए निकल सकती हूँ। शायद वो भी सारी जिंदगी अपनी माँ के पीछे भागते भागते थक गई थी और कुछ देर सुकून चाहती थी। शायद मेरी सूरत उसे कोई दोस्त मिल गया था, इसलिए वो कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने को तैयार हो गई थी। और ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हरारत दौड़ गई। मैंने फौरन कहा कि शहर के बीच एक अच्छा सा होटल है जहाँ फैमिलीज भी आती हैं, वहाँ कोई मसला नहीं होगा, हम बस बात करेंगे। वो मान तो गई मगर उसकी आवाज में अब भी झिझक थी। फिर शाम के करीब जिया का मैसेज आ गया कि अम्मा सो गई है और वो निकल रही है। मैंने कमरा पहले ही बुक करवा रखा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। मैंने नरमी से बात की, उसे पानी पिलाया और कुर्सी पर बिठा दिया। वो बार बार फोन देख रही थी, कभी पूछती कि आपने कमरा क्यों बुक करवाया है, हम नीचे भी तो बात कर सकते थे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे नीचे। डाइनिंग पर रश काफी ज्यादा था, इसलिए मैंने सुकून से बात करने के लिए कमरा बुक करवाया है। पर फिर पहली बार मैंने अपनी बीमारी का जिक्र छेड़ा। वो खामोशी से सुनती रही। मैंने उसे बताया था कि डॉक्टर ने मुझे शादी करने का मशवरा दिया है। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और फिर ही खुद ही कहने लगी कि वो शादी के नाम से ही डर जाती है क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं सिवाय एक बीमार माँ के। मैं उसकी आंखों में झांकने लगा ताकि उसके जज्बात का अंदाजा कर सकूं, मगर वो नजरें चुराते आहिस्तगी से बोली, मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना। मैंने घड़ी देखी और कहा, अभी आधा घंटा ही तो हुआ है। उसने सर हिला दिया और उठने लगी। उसी लम्हे मेरे जिस्म में वही पुरानी कैफियत लौट आई। दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा। मैंने कमजोरी का बहाना किया और कुर्सी से टेक लगा ली। वो घबरा कर करीब आई और पूछने लगी, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने आंखें बंद करके कहा, शायद फिर से वही मसला है। डॉक्टर ने कहा था कि अकेलापन बढ़ा देगा। वो मेरे करीब खड़ी कांप रही थी। उसने पानी का गिलास मेरे हाथ में दिया और कहा कि किसी को फोन कर देती हूँ। मैंने फौरन उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, बस तुम यहाँ रहो तो ठीक हो जाता हूँ। वो एकदम साकित हो गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर मैंने फौरन खुद को संभाल लिया और कहा, माफ करना, मैं बस डर गया था। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपने कहा था सिर्फ बात करेंगे। ये सुनकर मुझे एक लम्हे को झटका लगा मगर फिर अंदर का अंधेरा दोबारा गालिब आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तबीयत खराब होने की वजह से हद पार कर दी।
मुझे माफ़ कर दो। वो एकदम ही रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मैंने आपको दूसरे मर्दों की तरह नहीं समझा था। मुझे लगा था कि शायद वाक़ई ही आप हमारे हमदर्द हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने हमदर्दी के बहाने मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की थी, लेकिन न जाने क्यों आपको देखकर मुझे लगा कि आप एक समझदार और शरीफ मर्द हैं और आप ऐसी-वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन शायद मैं ही गलत हूँ। जब भी किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की है तो उसके पीछे उसका एक ख़ास मकसद रहा है और अब मुझे लगता है कि आपका भी यही मकसद है। अगर आप मेरी माँ का इलाज इस शर्त पर करवाना चाहते हैं कि आपको बदले में अपनी बीमारी का इलाज चाहिए, तो मैं अपना करवाने के लिए राज़ी हूँ। ये कहकर रोते हुए उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंका तो मेरा दिल एकदम ही धड़कना भूल गया। उसके रोने और बेबसी पर मुझे अपने आप से नफ़रत का एहसास होने लगा। वो रोते हुए कहने लगी कि जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो उसके चचा ने उनका घर हथियाने के लिए हर गलत तरीका इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने जवान बेटे को भी उसके कमरे में रात की तारीकी में भेजा और ज़माने भर में उससे रुसवा करवाया। ये कहकर उसने चचा के बेटे को फंसाया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि उसकी इज्जत बच गई, लेकिन ऐसा दाग माथे पर लगा कि उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा और उस दिन से लेकर आज तक वो अपनी बीमार माँ को लेकर दर दर की ठोकरें ही खा रही है। जिस किसी ने भी मदद करनी चाहिए उसने बदले में उसकी जवानी मांगी थी। वो अपने आप को बचाते बचाते थक गई थी, इसलिए आज वो खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी हालत देखते मैं उसके कदमों में बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। मेरा दिल बुरा नहीं था, मैं बस अपनी हालत की वजह से मजबूर हो गया था। मैंने आहिस्ती से उसे कहा कि मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा के लिए उसे और उसकी माँ को अपनी जिम्मेदारी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो एकदम ही हैरान रह गई, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। यकीन तो मुझे भी ना आया था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। फिर ना जाने कैसे पल भर में मेरा फैसला बदल गया। शायद उसके आंसू ने मुझे तोड़कर रख दिया था। पहली बार मैंने किसी के दुख को महसूस किया था। ऐसे ही दुख मैंने भी तो झेला था। मेरे माँ बाप भी बहुत कम उम्री में गुजर गए थे। उसके बाद मैंने खुद बहुत मुश्किल से अपने बलबूते पर पढ़ाई हासिल की थी। मेरे अब्बा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए मुझे भी कोटे पर सरकारी नौकरी मिल गई थी, वरना शायद मैं नौकरी के लिए भी धक्के खाता। हाँ, अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, ना मुझे नींद आती थी ना सुकून। हर दूसरे इंसान से मेरा झगड़ा हो जाता था और इसलिए मैं डॉक्टर को भी दिखाने के लिए गया था। वो एक साइकियाट्रिस्ट था जिसने मुझे शादी का मशवरा दिया था, क्योंकि शायद मेरी बीमारी का इलाज शादी ही था। कई सालों से मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। अगर मेरी जिंदगी में कोई और शामिल हो जाता तो कुछ रंग और खुशियां भी बढ़ जाती और फिर मेरे अंदर की बेचैनी और महरूमियत दम तोड़ देती। मगर मुझे हमेशा से ये यकीन था कि मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देगा, ना ही कभी मेरा रिश्ता हो सका था, इसलिए मैंने अब शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं जिया को भी बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ही करना चाहता था, मगर उसके आंसू और उसकी महरूमियों ने मुझे यह एहसास दिलाया था कि वो भी मेरे जैसी ही टूटी और बिखरी हुई एक मासूम लड़की थी, जो अपनी बीमार माँ के पीछे अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात तक दफन कर चुकी थी। जिया को लेकर वापस उसके घर आया और उसकी माँ से उसका हाथ मांग लिया। उसकी अम्मा ने खुशी खुशी उसका रिश्ता मेरे साथ पक्का कर दिया था। मैंने 1 हफ्ते के अंदर सादगी से उसे अपनी दुल्हन बनाया और उन दोनों को अपने घर ले आया। हमारी शादी में चंद गली वाले और करियाने वाले अरशद भाई शरीक हुए थे। मेरे 1-2 दोस्त भी आए थे और यूं जिया मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। शादी की पहली रात मुझे उसकी कुर्बत में यह एहसास हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे शादी का मशवरा क्यों दिया था। मैं उसके आगे बैठकर अपनी जिंदगी के वो गम हल्के कर रहा था तो शायद मैं कभी किसी से नहीं कह सकता था। माँ बाप की गुजर जाने के बाद मैंने कितने धक्के खाए थे, कैसी कैसी बातें सुनी थी, लोगों ने मुझे कितना इस्तेमाल किया था। फिर पढ़ाई को लेकर मैंने कितनी मुश्किल से डिग्री ली थी और अस्पताल की नौकरी में भी कितने मसाइल थे। आज तक मैं कभी किसी को कुछ नहीं बता सका था। मेरा हर गम हर दुख मेरे सीने के अंदर था, जो जिया के आगे बाहर निकल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दिल की बेचैनी खत्म हो रही हो। जिया ने आस्ते से मुझे अपने बाजू में समेटा था और यकीन दिलाया था कि वो हर कदम पर मेरे साथ है। वो उम्र में मुझसे काफी छोटी थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा समझदार थी। हम दोनों की जिंदगी एक साथ शुरू हुई तो हम एक दूसरे की महरूमियों को मिटाने लगे। जिया की अम्मा भी इलाज के बाद पूरी तरह सेहतयाब हो गई थी। वो गली मोहल्ले वाले जो मेरी और जिया की शादी वाले दिन उसकी माँ को कह रहे थे कि इस लड़के के साथ बेटे की शादी ना करना, ये बिन माँ बाप के पला बड़ा है। वही मोहल्लेदार अब जिया की किस्मत पर रश करने लगे थे। हमारी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मेरी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवा सकूं, तो मुझसे मिलकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और कहने लगे अब तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी परेशानियां और महरूमियां सुनने के लिए अब तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी मौजूद है। मैं जिया को अपने साथ लेकर गया था। वो उससे मिलकर बहुत खुश हुए और हम दोनों को बहुत सारी दुआएं दी। बाकी कभी कभी कुछ बीमारियों का इलाज शादी ही होता है, जैसे तन्हाई और अकेलापन। सालों में से जो तन्हाई और अकेलापन देखा था वो जिया के आने के बाद मिट गया था और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई थी। दुआओं से नहीं
बल्कि शादी से मैं खुदा का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जिया के साथ कोई गलत अमल नहीं किया था, वरना शायद आज मैं अपनी शक्ल भी आईने में ना देख पाता। मैंने सही तरीके से उसे जायज़ तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और इसलिए आज मुझे अपने रिश्ते पर खुशी भी थी और ये कि समझदारी और मोहब्बत पर फ़ख्र भी।